नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 31 जुलाई 2022 का वीडियो, जिसमें हम लोग झारखंड करंट अफेयर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, जो कि आपके आगामी जो भी झारखंड से संबंधित एग्जाम देते हैं, चाहे आप झारखंड सीजीएल का एग्जाम देते हैं, झारखंड एसआई का देते हैं, जेपीएससी का देते हैं, वहाँ पर यह सेशन बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आज का पहला सवाल बोल रहा है कि मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 किताब की जो विजेता रही एंजल मेरीना तिर्की झारखंड के कौन सा जिला की रहने वाली हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची। रांची को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जलप्रपातों का शहर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे जलप्रपात है, जिसके कारण इसको जलप्रपातों का शहर बोलते हैं। और इसको झारखंड का शिमला, अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से कि बताइए झारखंड का शिमला किसे बोला जाता है, तो झारखंड का शिमला भी आपको रांची को बोला जाता है। धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। वहीं एक ऑप्शन में आप लोग को बोकारो है, तो बोकारो का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ होता है? तो बोकारो स्टील सिटी हो जाएगा, बोकारो स्टील सिटी। ये भी आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। जमशेदपुर का पुराना नाम अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा। और यहाँ से वर्तमान में सांसद कौन है? जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे कितने लोकसभा सांसद और कितने राज्यसभा सांसद हैं, जब झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पे 14 लोकसभा सीट होता है और 6 क्या होता है? राज्यसभा सीट होता है। तो आपसे पूछ रहा है जमशेदपुर से वर्तमान में सांसद कौन है, तो इनका नाम है विद्युत वरण महतो, विद्युत वरण महतो। ये भी नाम भूलना नहीं है आप लोगों को। और दो नाम और सांसद का बताते हैं, जल्द ही आप लोगों के बीच में हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें संसद से संबंधित रहेगा, यानी कि जो भी लोकसभा सांसद हैं उनसे झारखंड से संबंधित, जैसे आपका दुमका से पूछेगा, चतरा से पूछेगा, तो वो सब हम कराने का प्रयास करेंगे। तो एक नाम आता है आपका सुनील सोरेन, सुनील सोरेन का नाम आएगा। एक और आपका आता है सुनील सिंह का नाम। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दो सांसद ऐसे हैं जिनमें सुनील लगा हुआ है, एक सुनील सिंह है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और ये कहाँ से सांसद हैं? तो ये आपका हो जाएंगे, सही आंसर इसका चला जाएगा, अगर ऑप्शन में दिया रहे चतरा तो चतरा चला जाएगा। यानी कि चतरा जिला से पूछे कि सांसद कौन है, तो सुनील सिंह। और सुनील सोरेन कहाँ से हैं? तो दुमका से हो जाएंगे। कहाँ से? दुमका से हो जाएंगे, जो कि झारखंड की दूसरी राजधानी के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? दुमका को जानते हैं। वहीं बात की जाए दुमका से अगर विधायक बोल दे कि विधायक कौन है वर्तमान में, जैसे अभी विधानसभा जो हुआ था चुनाव यहाँ पे 2019 में हुआ था, तो विधानसभा से विधायक यानी चुने जाते हैं, तो वहाँ पे विधायक पूछेगा कि दुमका में कौन है, तो इनका नाम है बसंत सोरेन, बसंत सोरेन। वहीं चतरा की अगर बात की जाए बाबू कि चतरा में कौन है विधायक वर्तमान में, जो कि झारखंड कैबिनेट में भी शामिल है, झारखंड कैबिनेट का मंत्री भी है, श्रम मंत्री, इनका नाम है सत्यानंद भोक्ता, सत्यानंद भोक्ता। पूछेगा सत्यानंद भोक्ता कौन सा पार्टी से हैं, तो ये आरजेडी पार्टी से हैं, और आरजेडी पार्टी से ये है। सुनील सोरेन के बोलेगा तो आपका बीजेपी पार्टी, बसंत सोरेन बोलेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाएगा। तो जैसा सवाल देता है आप लोग बनाइएगा, वो कब ऐसा सवाल बनेगा, क्योंकि जब तक आप डीप में नहीं पढ़ पाइएगा तो आप लोग को सवाल नहीं कर पाइएगा। तो बोल रहा था एंजल मेरीना तिर्की जो है, जिन्होंने मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 जीती थी, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो झारखंड के रांची से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हाल ही में जो हेमंत सोरेन से ये मिली, वहाँ पे इनको शाबाशी भी दिया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो बोला जाए कि प्रतिनिधित्व करते हैं झारखंड का, कहीं ना कहीं एक नाम जाता है वहाँ पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एंजल मेरीना तिर्की है, जो कि आप लोगों को सवाल ये आना ही है, ये सवाल निश्चित रहेगा आपका, वीवीआई सवाल है। अगला जो हम पढ़ाने वाले हैं, देखिए कुछ ऐसे नाम है जिनमें तिर्की लगा हुआ है, जो लास्ट में जो लगा हुआ है तिर्की, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, तीनों के एक जगह सजा दिए हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एंजल मेरीना तिर्की हो जाएंगे। एक और नाम आता है बाबू, रिया तिर्की, हाल ही में चर्चा में। तो कभी कभी आप क्या करिएगा, ऑप्शन में अगर ऐसा ही मिल जाएगा तो आप लोग गलती करने की गुंजाइश होता है, तो वैसा नहीं करना है। रिया तिर्की की अगर बात की जाए, फेमिना मिस इंडिया 2022 हुआ था, इसमें जीती तो थी कर्नाटक की रहने वाली सिन्नी शेट्टी, सिन्नी शेट्टी के द्वारा जीता गया था, मगर इसमें रिया तिर्की जो कि झारखंड का प्रतिनिधित्व किए थे, इस चलते ये सवाल बन सकता है आप लोगों से। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? झारखंड से। ये भी हाल ही में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, जहाँ पे इनको सम्मानित भी किया गया था। एक और नाम आता है जिनके लास्ट में तिर्की लगा हुआ है, जिनका नाम है शिल्पी नेहा तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और झारखंड में क्या हुआ था कि मांडर जो विधानसभा है वहाँ पे उपचुनाव हुआ, जिसमें ये विजेता रहे, जिनका नाम है शिल्पी नेहा तिर्की। तो पूछेगा कि वर्तमान में मांडर से कौन विधायक हैं, तो शिल्पी नेहा तिर्की। अभी झारखंड में टोटल 81 विधायक हैं,
81 विधायक में से एक विधायक का नाम है शिल्पी नेहा तिर्की। और इनके बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए कि झारखंड के जितने भी विधायक थे 81, उसमें सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र का विधायक कौन है झारखंड में भी, तो इनका नाम है शिल्पी नेहा तिर्की। पहले थी आपका अंबा प्रसाद, मगर अब चेंज हो गया, ये जल्दी में बने हैं जुलाई महीने में। अगर बात किया जाए सबसे उम्र दराज, अगर पूछ दिया जाए कि जो अभी विधानसभा चल रहा है उसमें सबसे उम्र दराज विधायक कौन है, तो सबसे उम्र दराज की अगर बात की जाए तो इनका नाम है रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव के बारे में जान लीजिए कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी कांग्रेस है। यानी कहने का मतलब है कि जो सबसे कम उम्र का जो विधायक है वो भी कांग्रेस पार्टी से है, जो सबसे ज़्यादा अगर उम्र दराज है वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं। और रामेश्वर उरांव कहाँ से हैं, तो ये लोहरदगा से विधायक हैं, लोहरदगा से विधायक हैं। वहीं शिल्पी नेहा तिर्की जो कि मांडर जो है विधानसभा वहां से विधायक हैं, और ये कांग्रेस पार्टी से हैं, लोहरदगा से हैं। और रामेश्वर उरांव झारखंड कैबिनेट में भी वित्त विभाग के मंत्री हैं। बजट इन्हीं के द्वारा आप देखे होंगे कि प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल, मनरेगा कर्मियों को वेतन वृद्धि की मांग को मंजूरी मिल गया है। ब्लॉक प्रोग्राम अफसर को 19,500 रुपया प्रति माह मिलता था, अब कितने रुपए मिलेगा। यानी कि जिनको 5 साल से कम, यानी कि जिनको 5 साल से कम का अनुभव होता था उनको पहले दिया जाता था 19,500, अब इनको कितना मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23,140 रुपये मिलेगा। अब कहिए क्या सर ये सबको आंकड़ा याद करना होगा, क्योंकि इसमें सबका चेंज हुआ है, ब्लॉक प्रोग्राम अफसर का भी, टेक्निकल असिस्टेंट का भी, टेक्निकल जो असिस्टेंट जेई होता है उसका भी चेंज हुआ। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, केवल इतना याद रखें कि मनरेगा योजना के तहत जो भी कर्मियों का जो भी वृद्धि हुआ है वो खाली याद कर लीजिए कि हाँ इनको मांग जो भी था वो पूरा कर लिया गया है। तो पहले ब्लॉक प्रोग्राम अफसर जो थे जिनका 5 साल से कम अनुभव था उनको क्या बढ़ा दिया गया, अब कितना हो गया, 23,140 रुपया हो गया है। और जो 5 साल से अधिक अनुभव के जो ब्लॉक प्रोग्राम अफसर हैं उनको 23,700 रुपये कर दिए। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, देख सकते हैं 140 हो गया, यहाँ पे 700 है। तो यही कुछ थोड़ा सा है, 500 रुपये के लगभग में बोल सकते हैं, मोटा मोटी अंतर है। और यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट का 22,000 रुपया कर दिया है और इसको 22,500, यानी 500 रुपये का अंतर कहीं भी देखने को मिलेगा। तो आप 3 को खाली याद कर लीजिए, ब्लॉक प्रोग्राम अफसर का, टेक्निकल असिस्टेंट का, और ये नहीं भी याद करिएगा, केवल ब्लॉक प्रोग्राम अफसर का याद कर लीजिए कि इनका अब कितना बढ़ा दिया है, 23,140 रुपये कर दिया है। अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी। बहुत दिनों से आप लोगों को पढ़ा रहे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि रांची में बन रहा है और इसकी आधारशिला यानी कि शिलान्यास रखा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची हो जाएगा। अभी बताए थे कि चतरा से विधायक है सत्यानंद भोक्ता जो कि यहाँ पे आए हुए थे, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आरजेडी का एकमात्र विधायक है, पूरे झारखंड में आरजेडी का एकमात्र विधायक है जिनका नाम है सत्यानंद भोक्ता, जो कि श्रम और रोजगार मामलों के मंत्री भी हैं। दुमका जो कि झारखंड की उप राजधानी के रूप में जाना जाता है, यानी कि दूसरी राजधानी के रूप में झारखंड की जानी जाती है। झारखंड की राजधानी पूछता है तो रांची तो सब लोग जानता है, मगर उप राजधानी में बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने से क्या क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर को लेकर हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट को, टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ा उद्योग होता है वहाँ पे, टक्सर प्रोडक्ट को भी लेकर बोला जा रहा है कि यहाँ पे निर्यात के बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा झारखंड के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये जो है खनिज से संपन्न राज्य है, क्योंकि यहाँ पे कोयला से भरपूर है, यहाँ लोहा भी भरपूर मात्रा में है, यूरेनियम भी भरपूर मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियल जो बिजनेस भी यहाँ लगा है, जैसे कि टाटा का कंपनी देखने को मिलेगा, बिरला का, डालमिया का। तो ये कहीं ना कहीं सभी तरह से जितना बोला जाता है कि झारखंड में जितना जमीन के नीचे जो खनिज संपदा है उससे ज़्यादा ऊपर में भी है। जैसे पर्यटन को यहाँ पे विकास किया जा सकता है कहीं ना कहीं, जिससे रोजगार का सृजन होगा। तो झारखंड आने वाले समय में कहीं ना कहीं और राज्यों को सिखाने का प्रयास करेगा। यहाँ पे देश के उद्योगों को खड़ा करने के लिए जो कंपनी है, जैसे उसको मदर फैक्ट्री के रूप में जानते हैं, एचईसी का नाम सुने होंगे आप लोग, एचईसी रांची में है जो कि मदर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मगर यहाँ पे केवल एक चीज़ यही दिक्कत हो रहा है कि जो भी एग्जाम का पैटर्न है वो एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है। यही कहीं ना कहीं सरकार का जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेलवर है यहाँ पे, तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमेशा तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको आस रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो लाएगा वैकेंसी जिससे कि उसका सिलेक्शन हो पाए। और देखिए जैसे जैसे पढ़ते जाता है करंट अफेयर पुराना होते जाएगा तो बच्चा का बर्डन बढ़ते जाता है, उसका टेंशन बढ़ने जाता है। तो सरकार का अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा बच्चों के प्रति भी थोड़ा सा जो है ना रवैया को अपनाए, ताकि उनका भी कहीं ना कहीं जॉब हो जाए। आपको बता दूं कि पूछेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये कहाँ पे मतलब बन रहा है, तो ये प्रॉपर लोकेशन तो रांची में है, मगर रांची में कहाँ पे, तो कोर कैपिटल एरिया जो है ना धुरवा में, वहाँ पे बन रहा है। अगला सवाल है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास समारोह में
जुडको और किसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ, यानी कि कौन सा बैंक और है जिसके साथ में जुडको का हुआ है। तो जुडको का पहला तो पूछेगा कि जुडको का फुल फॉर्म बताइए। जुडको का फुल फॉर्म होता है झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये आपको VVI सवाल रहेगा, कभी कभी ये स्टैटिक पड़ जाता है क्योंकि ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। जुडको के बारे में याद करना है कि इसका फुल फॉर्म झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड होता है और इसमें हस्ताक्षर किसके साथ किया है, सिडबी के साथ में किया है। SIDBI बैंक होता है, सिडबी जिसको बोलते हैं, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होता है। और सिडबी का बारे में जान लीजिए कि इसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। और यहीं पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पे बोला गया, और यहाँ पे क्या किया गया कि जो है ना PM बोला जाता है इसको, PMFME स्कीम के तहत क्या हुआ कि जो भी वहाँ पे लाभुक थे, 515 लाभुक थे, उनको दिया गया, वहाँ पे पुरस्कार भी दिया गया, पैसा जो था मुहैया कराया गया 1,87,00,000 रुपया। यानी कि जो 515 जो भी थे इसके योजना के तहत आते थे उनको 1,87,00,000 रुपया की पूंजी दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं सिडबी के बीच में और जुडोको के बीच में क्या हुआ है कि हाल ही में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है, ताकि जो भी औद्योगिक संरचना होता है उसको बनाने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। अगला सवाल है 5 नंबर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची कितने सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये तैयार ही हो जाएगा, हो सके कि ये तैयार हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे रोजगार का सृजन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से क्या क्या लाभ होगा, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी उद्योगपति होंगे, जो भी व्यापारी होंगे, उनको एक मंच दिया जाएगा, एक ही जगह सभी सारी सुविधाएं दे दिया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आयात और निर्यात से संबंधित एक दफ्तर टाइप का होगा, जहाँ पे आयात हो जाएगा, निर्यात से संबंधित जो है सभी तरह की सुविधाएं वहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। करेंसी एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर को लेकर भी ये बात किया गया है। सेंटर से निवेश से संबंधित कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और देखते हैं ये कहाँ तक ये सफल हो पाता है। और यहाँ पे जो उपस्थिति रहा, कौन कौन गए थे, तो हेमंत सोरेन तो गए थे। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आलमगीर आलम को भी बुलाया गया था, जो कि अभी वर्तमान में जो है ये विधायक हैं, कहाँ से, पाकुड़ से विधायक है। आलमगीर आलम जो हैं ये ग्रामीण पंचायती राज मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं। अगला सवाल है 2 दिनों तक चलने वाला मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था। 2 दिनों तक चला था मलखंभ प्रतियोगिता, और ये कहाँ पे हुआ था, तो रांची में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मलखंभ क्या होता है कि मलखंभ में एक खंबा टाइप का ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो लंबा जो खंबा होता है उसके सहारे जो है ना करतब दिखाया जाता है, या रस्सी के सहारे हो जाएगा करतब दिखाया जाता है। और मलखंभ बहुत पुराना गेम है, ऐसा नहीं कि नया कुछ है। और ये आपका मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश भी इसको अपनाए हुए है। रांची जिला मलखंभ संघ और मिशन ब्लू फाउंडेशन के द्वारा 30 और 31 जुलाई को मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और अगला है कि झारखंड के बारे में आप लोगों को जानना है कि झारखंड में कितने जिला हैं। 24 जिला है, 14 लोकसभा सीट है। कितने राज्यसभा सीट हैं, तो 6 है। 6 राज्यसभा सीट में अगर बात की जाए 2 नए बने हैं, क्योंकि और लोग पुराने हैं। तो महुआ माझी हाल ही में झारखंड से राज्यसभा सांसद बने हैं, और ये कौन से पार्टी से हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और एक जानी मानी लेखिका भी हैं। और एक और चुने गए हैं जिनका नाम है आदित्य साहू। आदित्य साहू की अगर बात की जाए ये कौन से पार्टी से हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। और ये दोनों का कार्यकाल कब से रहेगा, 2022 से चालू होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा सांसद होते हैं उनको कार्यकाल कितना दिनों का होता है, 6 सालों का होता है। तो 2000 कितना तक रहेंगे, 28 तक रहेंगे। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि ये कितने राज्यों के साथ झारखंड की सीमा साझा होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ। अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में कितने ऐसे जिला हैं जो कि किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते, तो 2 जिला, एक आपका लोहरदगा हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, खुंटी हो जाएगा। खुंटी और ये लोहरदगा किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी जो भी राज्य देखिएगा वो कहीं ना कहीं जो है यह जिला से यहाँ लगा हुआ है। जैसे ये 5 राज्य में से कोई देखिएगा तो कोई ना कोई जिला से लगा हुआ है। साहिबगंज के बारे में बात किया जाए, ये झारखंड का सबसे उत्तरी जिला के रूप में जाना जाता है। झारखंड के जब सबसे पूर्वी जिला के रूप में पाकुड़ को जाना जाता है। झारखंड के सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछ दिया जाए तो ये वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला के रूप में जाना जाता है। और झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछ दिया जाए तो गढ़वा हो जाएगा। और ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 3, बिहार हो जाएगा, एक तरफ उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, एक तरफ छत्तीसगढ़। अगर पूछेगा कि बिहार में कहाँ से लगता है, तो सोन नदी से लगता है। किससे लगता है,
सोन नदी से लगता है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश से अगर बोल दिया जाए तो किससे लगेगा बाबू, तो यहाँ सोनभद्र से लगता है, सोनभद्र जिला है वहाँ से लगता है। और वही छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो बलरामपुर से लगता है। तो ये सब चीज़ें भी है, छोटी छोटी चीज़ हैं, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे हजारीबाग जो है सबसे पुराना जिला के रूप में जाना जाता है। सबसे नया जिला यानी कि 24वां जिला रामगढ़ है, 23वां जिला खूंटी है। और यहाँ पे जामताड़ा को साइबर क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता है। और ये सब रिवीजन है, बहुत बार हम क्लास में ये डिस्कशन कराते रहते हैं, आप लोग सुनिए इस चीज़ को, बार बार सुनने से रिवीजन होगा आप लोग को। गोड्डा से अभी वर्तमान में सांसद, जैसे 14 को लोकसभा सांसद हैं, उसमें से एक सांसद हैं निशिकांत दुबे का नाम आप लोगों को भूलना नहीं है, जो कि गोड्डा से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। वहीं कोडरमा से सांसद हैं जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के बारे में जान लीजिए कि अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में जो है कैबिनेट में, जो भारत सरकार का कैबिनेट है, वहाँ पे शिक्षा राज्य मंत्री हैं। और कहाँ से सांसद हैं, तो कोडरमा से हैं, और ये बीजेपी पार्टी से हैं। वहीं गिरिडीह की अगर बात की जाए, गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। सोलर सिटी, देवघर में हाल ही में नया एयरपोर्ट और नया एम्स बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो जान लीजिए। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि पलामू का हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ है, तो डाल्टनगंज हो जाएगा। वही पूछे कि वेस्ट सिंहभूम का कहाँ है, तो चाईबासा। ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम का बोलेगा तो जमशेदपुर। सरायकेला खरसावां का बोलेगा तो सरायकेला हो जाता है। बोकारो का बोकारो स्टील सिटी। तो कुछ ऐसे जिला होते हैं बाबू जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, अलग जगह पे, थोड़ा सा हट के होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे रांची को देखिएगा तो रांची में, धनबाद को धनबाद में, देवघर को तो देवघर में। देवघर को हम लोग क्या बोलते हैं, देवी और देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। और देवघर में भी श्रावणी मेला लगा हुआ है। अगला सवाल है, बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो भारत के लिए पहला पदक जो जीते हैं संकेत महादेव सरगर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कौन सा खेल से संबंधित हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। इनके द्वारा ही भारत के लिए पहला मेडल जीता गया। अब भारत के लिए पहला मेडल जीते तो कौन सा पदक जीता गया। देखिए पदक में काउंट होता है, 3 को जब जीतेंगे ना तभी पदक उसको मतलब बोला जाएगा। जैसे स्वर्ण पदक जीते, कि रजत पदक जीते, कि कांस्य पदक। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए कि जो बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल जो चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें पहला पदक जो आया वो किस रूप में आया, क्या गोल्ड के रूप में आया, सिल्वर के रूप में आया, कि ब्रॉन्ज के रूप में। तो आपका सही आंसर सिल्वर के रूप में आया। किन के द्वारा जीता गया, तो संकेत महादेव सरगर के द्वारा जीता गया। और एक और चीज़ जान लीजिए यहाँ पर कि सिल्वर के लिए ये जीता गया तो कितना वर्ग में, यानी कि ये भी सवाल पूछेगा कि कितना किलोग्राम भार में खेलते हैं, तो 55 किलोग्राम भार में खेलते हैं। और कुल 248 किलोग्राम के साथ भारत के लिए रजत पदक जीता। और भारत के लिए ये पहला मेडल है जो कि बर्मिंघम में हुआ। और बर्मिंघम जो खेल चलेगा वो कब से, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चलेगा, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं, जो कि इस वर्ष यानी 2022 में बर्मिंघम में हो रहा है। और भारत के लिए पहला मेडल किसके द्वारा, संकेत महादेव सरगर। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनका किसी तरह से उनका खिंचाव आ गया है, जिसके कारण वो भाग नहीं ले गए। मगर नीरज चोपड़ा के बारे में जान लीजिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। टोक्यो ओलंपिक हुआ जिसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड जीता गया था। नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड, मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। वहीं अगर बात की जाए पीवी सिंधु के द्वारा तो क्या जीता गया था, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता गया था। तो तीनों आप लोग को याद रखना है। नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो ये कौन सा खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। मीराबाई चानू के बारे में पूछ दे कि ये कौन सा खेल, तो ये आपका वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू। और वहीं अगर पूछ दे कि पीवी सिंधु कौन सा खेल से संबंधित है, तो ये शटलर हैं। शटलर को ही हम लोग बैडमिंटन बोलते हैं बाबू, बैडमिंटन। और हाल ही में जो बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है उसके लिए भारत के ध्वज वाहक कौन थे, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई तो उसमें पीवी सिंधु तो थे और इनके साथ में कौन थे, तो मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों क्या किए थे, ध्वज वाहक के रूप में थे। नीरज चोपड़ा हाल ही में इसलिए भी चर्चा थे कि इन्होंने गोल्ड तो टोक्यो में जीता, इसके अलावा रजत पदक जीते हैं जी कच्ची में, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अगर पूछेगा कि कौन सा मेडल आया, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ उसमें रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था।
और भारत में यही मेडल केवल आया था। और सबसे ज़्यादा विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुआ उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है 33 मेडल जीता गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा जो है ना ये 33 मेडल जीता। अब बताइए कि कहीं कोई देश 33 मेडल आता है और भारत मात्र 1 मेडल लाता है जो रजत पदक के रूप में, तो हम लोग को बहुत सुधार करने की अभी ज़रूरत है। आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगता है बाबू, बहुत मेहनत के बाद ये सेशन लाया जाता है, तो आप लोग जरूर लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो लोगों से नम्र निवेदन है बाबू कि कमेंट सेक्शन, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है सेशन तो अपना थोड़ा सा समय निकालिए और हम लोग के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारी टीम जो लगे हुई है, पूरा का पूरा जो हमारा झारखंड है सब आप लोगों के लिए समर्पित है। तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग जितने भी दोस्त मेंबर हैं आप लोग वहां तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और अगला सवाल बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार ने किया? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना में क्या है कि यहाँ पे नाश्ता दिया जाएगा, और नाश्ता बोला जा रहा है कम से कम 150 ग्राम होना चाहिए। जो बच्चा को मिलेगा 150 ग्राम, पहला से लेकर 5वां क्लास तक के जो भी बच्चे होंगे उनको दिया जाएगा। और ये तमिलनाडु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या मिलेगा? तो सूजी वगैरह जो होता है ना, सूजी हो जाएगा, सांबर वगैरह हो जाएगा, चावल से अनाज वगैरह जो लोकल अनाज है उससे बना हुआ सामग्री दिया जाएगा। 150 ग्राम मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं बच्चा को। तो ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है एम के स्टालिन है, जिनके द्वारा हाल ही में इसको ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तमिलनाडु ही वो राज्य है बाबू जिसके द्वारा सबसे पहली बार छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए मिड डे मील जो भोजन होता है, मिड डे मील भोजन शुरू किया गया था। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जहाँ पे मिड डे मील जो है स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया गया था? तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी हैं। उत्तर प्रदेश के बोलेंगे कि कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। केरल के बोलेंगे तो पिनाराय विजयन हो जाएंगे। ये भी आप लोग को याद रखना होगा। अगला सवाल 9 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इसके अलावा अमित शाह को एक और मंत्रालय मिला हुआ है, सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्री जो कि पहली बार यह मंत्रालय में बनाया गया था, इसके मंत्री कौन है? अमित शाह है। पूछेगा भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह। और इनका चुनाव क्षेत्र यानी कि कहाँ से सांसद हैं? तो इसका सही आंसर गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। आप लोगों से पूछ रहा है कि नशीली दवाओं को तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ, जहाँ पे अमित शाह के द्वारा हिस्सा लिया गया था? तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ऑप्शन पटना है जो कि बिहार की राजधानी पटना है, और इसका पुराना नाम कुसुमपुर है जो कि हम लोग जानते हैं, या इसी को पटना को ही हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। जो कहीं ना कहीं पटना जो और गया वाला जो क्षेत्र है बिहार में, जो कि मगध साम्राज्य से 16 महाजनपद पड़ते हैं, 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जैसे आप लोग सुने होंगे वो बिहार में था, तो उसमें से एक मगध वगैरह था। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद के रूप में हम लोग पटना को जानते हैं। ऐसा भी सवाल देखने को मिलता है पुराना नाम से संबंधित। अगला सवाल है, नई वितरण योजना एवं राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप जो पोर्टल है ये शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में इसका शुभारंभ जो किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। एक तो योजना याद रखना है कि नई वितरण योजना, और इसके अलावा राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल भी शुरू किया गया। इसके अलावा यहाँ पे 5200 करोड़ रुपया से अधिक एनटीपीसी की जो भी हरित योजना परियोजना था वो लाया गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 मेगावाट जो रामागुंडम जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट था उसका उद्घाटन किया गया है। और आपसे सवाल पूछेगा कि रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो कि 100 मेगावाट का, ये कहाँ पर है लगा हुआ? तो तेलंगाना में है। और केरल में जो 92 मेगावाट कायम कुलम जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट था उसका भी उद्घाटन किया गया है। तो आपसे पूछेगा कायम कुलम जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? तो केरल में है। तो दोनों को याद रखना है, एक तेलंगाना में कौन सा है? रामागुंडम, और कायम कुलम बोलेगा तो केरल में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। और गुजरात में कहाँ? तो गुजरात में गांधीनगर में किया गया। और यहाँ पे ये जो गिफ्ट सिटी है वहीं पे किया गया। और एक और चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का जो मुख्यालय है, जो भवन है, उसका भी यहाँ पे आधारशिला रखा गया है। अगला सवाल है कि ऑपरेशन विजय यानी कि जो कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस अगर पूछ दे कि कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस आप लोग को 26 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी को जो कारगिल में जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध,
उसी को हम लोग ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं, कारगिल विजय दिवस के नाम से जानते हैं। तो बोल रहा है कि गन और गनर्स के योगदान को अभिनंदन करने के लिए दासर कारगिल स्थित जो पॉइंट 5140 का नामकरण क्या कर दिया गया। यानी बोल रहा है कि ऑपरेशन विजय में गन और गनर्स के याद में बोल रहा है अभिनंदन करने के लिए एक दासर कारगिल में एक जगह है जहाँ पे पॉइंट 5140 का नामकरण क्या कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो गन हिल रख दिया गया है। ऑपरेशन विजय को ही कारगिल विजय दिवस जो है ना उसके रूप में हम लोग मनाते हैं। 13 नंबर सवाल में बोल रहा है कि कौन सा राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा जैसे उत्सव आयोजित करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है एकनाथ शिंदे। अगर यहाँ के उप मुख्यमंत्री बोलेंगे कि यहाँ पे उप सीएम कौन है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, तो देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस। एक और सवाल आएगा, आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए कि नई दिल्ली के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री कौन है। तो दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। वही पूछ दे कि यहाँ का उपराज्यपाल कौन है। तो उपराज्यपाल अगर पूछे गए तो जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। तो उपराज्यपाल आप लोग को याद करना होगा, विनय कुमार सक्सेना। वही पूछ दिया जाए अगर आप लोगों से कि नई दिल्ली में कि कौन है जो कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनका नाम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो कि यहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं। यानी कि नई दिल्ली के अगर पूछेगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विनय कुमार सक्सेना, यानी कि दिल्ली के अगर बोलेगा उपराज्यपाल कौन है तो विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे। पूछेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है तो अरविंद केजरीवाल जो कि आप पार्टी से संबंधित हैं, और मनीष सिसोदिया जो कि यहाँ के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए हम बताने का प्रयास करें इसको। अगला सवाल है 14 नंबर, भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ संतानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पहले 1000 रुपये था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है प्रति महीना। पहले 1000 रुपया दिया जाता था, जो भी अनाथ संतान है भूतपूर्व सैनिक का, तो उनको 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 में 3 से गुना करिएगा तो 3000 हो जाएगा। और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है ताकि जो भी बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको सम्मान मिल सके, गरिमा के साथ इस समाज में रह सके उन लोग। अगला सवाल है, बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है जो हाल ही में मनाया गया। बोनालू त्यौहार जो होता है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार मनाया गया, तो हरेली त्यौहार मनाया गया हाल ही में, हरेली त्यौहार। उत्तराखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, हरेला त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड में श्रावणी मेला अभी लगा हुआ है जो कि 12 तारीख तक चलेगा, 12 अगस्त तक चलेगा श्रावणी मेला। पूछेगा श्रावणी मेला कहाँ लगता है, झारखंड में। हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। हरेली कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल 16 नंबर, हाल ही में आईसीसी ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान किया है। आईसीसी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, दुबई में देखने को मिलेगा। और ये जुलाई 2022 में किन देशों को, कंबोडिया को मिला, इसके अलावा आइवरी कोस्ट को मिला, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर तीनों का तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आईसीसी ने किन देशों को सदस्यता प्रदान किया है, तो कंबोडिया, आइवरी कोस्ट और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और ये लास्ट में जाते समय हम एक ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि आप लोग को झारखंड दर्शन का रहेगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप उस दृश्य को कभी न कभी देखे होंगे, कहीं फोटो के माध्यम से देखे हों या वहाँ पर जाकर देखे हों। जो भी उस जगह पर गए होंगे तो वहाँ के बारे में जानते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि झारखंड के लोग और इसके बारे में जान सकें। तो आपसे सवाल मेरा है कि जोन्हा जलप्रपात जो कि आप इस दृश्य में देख सकते हैं, ये वाटरफॉल हम बताए हैं, आप लोग को एक हिंट के लिए बता दें, उस शहर को हम लोग जलप्रपातों का शहर बोलते हैं। यानी कि ये जहाँ पे है, ये जो फेमस जगह है जोन्हा जलप्रपात, वो उस जगह पे है जिसको हम लोग जलप्रपातों का शहर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। और सेशन अगर पसंद आता है बाबू, लाइक करने के लिए भी आप लोग को रोकना नहीं अपने आप को, और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल वीडियो को देख ले रहे हैं और शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये था आज का वीडियो। कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।